हेलो क्लास 10। अरे पढ़ाई लिखाई चल रही है कि बस ऐसे ही घूम रहे हो? ठीक है, तो क्या करते हैं आपके लिए इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, आपको एक चैप्टर पूरा रिवीजन कराएंगे आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है आपका। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा चैप्टर रिवाइज कराएंगे। वन शॉर्ट वीडियो आपका बनाने वाले हैं। ठीक है, तो वन शॉर्ट वीडियो में देखिए पहले क्या करेंगे अपने लोग, तो इंट्रोडक्शन पहले पढ़ते हैं कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, ये सब हमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो उससे पहले चेंजेज अपने लोग देख लेते हैं, चेंजेज क्या होते हैं। तो फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज अगर नॉर्मल लाइफ में, फिजिकल लाइफ में अगर आप सोचो तो फिजिकल चेंज क्या हो सकता है। फिजिकल चेंज क्या हो सकते हैं, कोई नया चीज इसमें नहीं बनता है। पहली बात तो यही आप समझ लीजिए, कोई भी नया चीज नहीं बनेगा। यहाँ पे एक चीज बनेगी जो है कि एक सब्सटेंस से दूसरा सब्सटेंस आपका बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई नया, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कोई भी नया सब्सटेंस यहाँ पे नहीं बनने वाला है। बस फेज चेंज हो जाएगा। यहाँ पे फेज मतलब जैसे सॉलिड से लिक्विड में बन गया चीज, वो सॉलिड से चेंज हो गया किस में, लिक्विड में, या लिक्विड से सॉलिड गैस में चेंज हो जाए, गैस से सॉलिड में चेंज हो जाए, सॉलिड से गैस में चेंज हो जाए। तो जब फेज चेंज हो जा रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है, फिजिकल चेंज है, सब्लिमेशन हो रहा है, फिजिकल चेंज है, कंडेंसेशन हो रहा है, फिजिकल चेंज है। तो यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, बस वो सब्सटेंस का फेज दूसरे फेज में चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको फिजिकल चेंज बोलते हैं। देखिए केमिकल चेंज में कुछ नया बन के आता है। जैसे अगर फिजिकल लाइफ में सोचें कि दूध आपने लिया है, ठीक है, अगर दूध को आपने कन्वर्ट कर दिया दही में, तो वहां पे केमिकल चेंज हो रहा है। दूध और दही का अलग अलग पूरा केमिकल फॉर्मूला है। तो यहाँ पे एक नया सब्सटेंस बन के आता है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, एक नया सब्सटेंस बन के आएगा। जैसे दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं अपन लोग, चूना है, CaOH टू द होल ट्वाइस अगर बनाना है, ये हमें बनाना है। ठीक है, कैसे बनेगा, केमिकल रिएक्शन है, तो यहाँ पे CaO जो कि होता है क्विकलाइम, क्विकलाइम होता है बच्चों, क्विकलाइम का H2O के साथ घोल दो, तो ये फॉर्मेशन हो जाता है CaOH टू द होल ट्वाइस में। क्या बन जाएगा, स्लैग्ड लाइम का फॉर्मेशन हो जाएगा, स्लैग्ड लाइम का फॉर्मेशन हो जाएगा, स्लैग्ड लाइम का। स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां पे क्विक लाइम है, पूरा उसमें पानी नहीं है, वो एनहाइड्रस कंडीशन है। एनहाइड्रस मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसमें पानी होता ही नहीं है। ठीक है, और वो कन्वर्ट हो जा रहा हाइड्रेटेड में, मतलब उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हो चुके हैं। ठीक है, तो क्विक लाइम कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे स्लैग लाइम CaOH टू द होल ट्वाइस में। तो यहाँ पे न्यू सब्सटेंस बनते हैं। न्यू सब्सटेंस एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले केमिकल चेंजेस जो आपके होंगे, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होगा, फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। केमिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस आपका बन के आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। ध्यान से समझना, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन अगर आपको समझना है तो वो चीज क्या होती है, वो वर्ड का फॉर्मेशन होता है, उस चीज का वर्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पे देखिए क्या होगा, जैसे हमने लिखा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन फॉर्मेशन कर दे रहा है यहां पे हाइड्रोजन क्लोराइड में, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड में फॉर्मेशन कर रहा है यहां पे।
तो ये वर्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे वर्ड में आपने लिखा है, तो ये केमिकल रिएक्शन है। दूसरा कोई रिएक्शन लिख सकते हैं, दूसरा जैसे कोई भी रिएक्शन आप सोच सकते हैं, कोई भी सोच लो। जैसे अभी इससे पहले वाले एग्जांपल लिया था, आपको याद होगा क्या लिखा था, क्विक लाइम, क्विक लाइम प्लस वाटर, फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, स्लैग्ड लाइम में, स्लैग्ड लाइम में। तो अगर आपसे कोई पूछ ले केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कि वर्ड में कोई चीज लिख रही है, वर्ड में लिख रहे हैं आप उस चीज को, ठीक है, तो वो केमिकल रिएक्शन है। जो रिएक्ट लेफ्ट साइड में ये चीज होता है, इसको रिएक्टेंट बोला जाता है, मतलब जो आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्टेंट, और बाद में जो राइट साइड में बन के आता है उसको बोला जाता है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट गिव्स आउट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है यहाँ पे, ये केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। तो केमिकल इक्वेशन को क्या बोलेंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, शायद रिप्रेजेंटेशन की स्पेलिंग शायद मिस्टेक हो रही है क्या, चलो ठीक है सुधार लेते हैं इसको, कोई बात नहीं है। रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, आई होप अब सही होगा। अगर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो अंडरस्टूड है, ठीक है, वो समझ जाना। ग्रामर यहाँ पे नहीं पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको साइंस पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा, तो अगर वही जो रिएक्शंस अभी हमने लिखा था केमिकल रिएक्शन, उसको सिंबल फॉर्म में लिखना। पहला क्या लिखा था, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस क्या H2, और हाइड्रोजन गैस किसके साथ रिएक्ट कर रहा था, क्लोरीन गैस Cl2 के साथ, तो फॉर्मेशन हो जा रहा था यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का, ठीक है। अब देखिए केमिकल इक्वेशन जो अभी इस टाइम पे लिखा है ये अनबैलेंस्ड है, क्या है, ये अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड को क्या बोलेंगे, कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट साइड में जितने मॉलिक्यूल्स हैं उतने मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट साइड में नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये जो कंडीशन है ये अनबैलेंस में है, अनबैलेंस ही है यहाँ पे, तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो इसको हमें क्या करना है बच्चों, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड में हैं उतने ही कहां पे रखना है, प्रोडक्ट साइड में रखना है। रिएक्टेंट साइड में जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 2 है, तो इस प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन को कितना लिख दिया जाए, 2 लिख दिया जाए, तो हाइड्रोजन भी इधर भी 2 हो गया। तो क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं, क्लोरीन भी 2 ही है, तो हाइड्रोजन क्लोरीन रिएक्टेंट साइड में भी 2 है, तो प्रोडक्ट साइड में भी 2 होने चाहिए, तो यहाँ पे भी क्लोरीन 2 हो गया, तो यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। जैसे दूसरा इक्वेशन लिखा था, केमिकल रिएक्शन क्या था, क्विक लाइम CaO का रिएक्शन करा रहे थे H2O के साथ, CaO का रिएक्शन किसके के साथ करा रहे थे, H2O के साथ, तो क्या बन जा रहा था, CaOH टू द होल ट्वाइस, ये फॉर्मेशन हो जा रहा था। तो यहाँ पे ऑलरेडी आई थिंक बैलेंस है, कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस नहीं है, थोड़ा सा चेंजमेंट करना पड़ेगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो एक काम कीजिए, नहीं बैलेंस है, ऑक्सीजन भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2, हाइड्रोजन 2, बैलेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी केमिकल रिएक्शन जो इक्वेशन है वो बैलेंस फॉर्म में है, उसमें बैलेंस करना था, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन जब आपको मिलेगी तो वहां पे बैलेंसिंग एक बहुत बड़ा यहाँ पे चैलेंजेज होता है बच्चों के सामने, कि सर बैलेंस कैसे करें। तो बच्चों बहुत आसान होता है, जितना रिएक्टेंट साइड में एटम्स है ना उतना ही प्रोडक्ट साइड में एटम्स लिखना होता है, बैलेंस हो जाएगा आसानी से। जैसे आपके लिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल लिखते हैं CH4 जो कि मीथेन होता है,
अगर उसको बर्न कर रहे हैं O2 के साथ, देखिए कोई भी चीज जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, जैसे हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए वैसे जलाने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। दोनों बहुत सारी चीजें हैं जो कोरिलेट हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिकल रिएक्शन तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। ध्यान दो अच्छे से, टाइम लो, सोचो, बहुत आसान चैप्टर है, बोर्ड में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपका, ठीक है। तो CH4 और O2 के साथ क्या बन जाएगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनता है और साथ में आता है H2O। अब यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस रखनी है हमें। अब चलते हैं, कार्बन पहले एक एक एलिमेंट को बैलेंस करना है, ठीक है, हर एक को एक साथ नहीं देखना है, एक एक को चलना है। वैसे अगर मान लीजिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ जाता है तो जो अननोन होते हैं, जैसे डी ब्लॉक वाले एलिमेंट आ गए, जैसे आयरन आ गया, कॉपर आ गया, ऐसे जो आपको थोड़ा सा एबनॉर्मल दिखते हैं, जो ज्यादा यूज में नहीं आते हैं, उनको आप पहले बैलेंस कीजिए। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करना होता है, ये ट्रिक होता है, ठीक है। इनको आप लास्ट में चलिए, पहले जो थोड़ा सा अलग दिख रहे हैं एलिमेंट्स उनको पहले बैलेंस करो। तो यहाँ पे देखो कार्बन को सबसे पहले बैलेंस करते हैं, तो कार्बन वहां पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अब आते हैं हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन यहाँ पे देखो 4 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो एक काम करते हैं अपने लोग, हाइड्रोजन भी यहाँ पे 4 कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन 4 हो गया। अब ऑक्सीजन के चलते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो गया, पर रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो यहाँ पे भी रिएक्टेंट साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कभी कभी अराइज हो जाता है, सर बताइए केमिकल इक्वेशन जो है उसमें क्या कंजर्व होता है, ये पूछ लेगा एग्जामिनर आपसे। तो क्या होता है, जितना रिएक्टेंट साइड में मास होता है उतना ही प्रोडक्ट साइड में मास होता है। तो यहां पे होता है कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या होता है बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास बोल सकते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा, मास यहां पे कंजर्व हो जाएगा। इसका मतलब ये है जितना रिएक्टेंट साइड में मास है उतना ही प्रोडक्ट साइड में मास होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ हेल्प, ऑब्जर्व करना है हमें केमिकल रिएक्शन को करने में। तो क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, पहला पॉइंट है इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, अगर कोई गैस इवॉल्व हो रही है तो केमिकल रिएक्शन है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हो जा रहा है तब भी होगा। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए एक एक रियल लाइफ में एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो लकड़ी है, घर में लकड़ी होती है, ठंडी का मान लो महीना है या ठंडी का मौसम है, अभी तो काफी गर्मी हो रही है, बात अलग है। तो अगर लकड़ी आप जला रहे हैं तो वहां पे क्या होगा कि वो तो केमिकल चेंज एक तो अलग मैटर हो गया, लेकिन वहां पे आपको धुआं उठेगा और धुएं के साथ कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। पहले पॉइंट में क्या हो रहा है बच्चों, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे अभी एक एग्जांपल लिया था आपका CH4O2 CO2 प्लस H2O, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या गया, गैस इवॉल्व हो गई है, ठीक है, इवॉल्व हो गई है, तो वो भी इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल हो सकता है, तो केमिकल रिएक्शन है। दूसरा क्या बोला, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हो जाए। जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा रियल लाइफ में, रियल लाइफ में एक चीज आपने ऑब्जर्व करा होगा, अगर मान लीजिए आप पहले टाइम पे, आज से मुश्किल से 10 साल पहले लोग जब पुताई करते थे घरों का, तो उसमें क्या करते थे वो लोग कि एक पहले बड़ा सा कड़ाहा लेते थे, उसमें पानी डाल देते थे और चूना लाते थे डाल देते थे, ठीक है। तो चूना डालने के क्या होता है कि पूरा टेम्परेचर उसका पूरा चेंज हो जाता है, पहले ठंडा रहता था, बाद में उबलने लगता है, पूरा उबलने लगेगा, टेम्परेचर पूरा चेंज हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस तो हो ही रही है, साथ में क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर चेंज से दो टाइप की रिएक्शंस होती है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। अगर कोई चीज जला रहे हैं तो एक्सोथर्मिक है, मतलब हीट इवॉल्व हो रही है, हीट बाहर निकल रही है, तो क्या है वो एक्सोथर्मिक है। लेकिन अगर कोई चीज आप यूज कर रहे हैं, आप ठंडी लग रही है, पानी आग के पास आप गए, तो क्या है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, आपने हीट एब्जॉर्ब करी है। अगर हीट इवॉल्व होती है तो एक्सोथर्मिक है, और हीट अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो एंडोथर्मिक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये घरों में होता है, अगर मान लो दही है, दही को अगर आप क्या कर रहे हैं,
उसको क्या कर रहे हैं, एक कोई चीज होता है ना, लकड़ी का होता है, उसमें दही में डालते हैं, उसके बाद ऐसे ऐसे पूरा सेक करते रहते हैं, सेक करते रहते हैं, उसमें क्या होता है, ऊपर मक्खन आ जाता है, तो मक्खन जो है वो प्रेसिपिटेट है। या दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन लोग, पानी है, कपड़ा धोना है हमें, क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा सर्फ डालेंगे, उसको सेक करेंगे तो ऊपर झाग आ जाता है ना, तो झाग क्या है यहाँ पे, प्रेसिपिटेट है, तो भी एक रिएक्शन होता है। ठीक है। चेंज इन कलर, रियल लाइफ में अगर देखो तो एक अगर लोहे का टुकड़ा लो, बाहर फेंक दो, ठीक है, काफी टाइम तक बाहर रहेगा तो उसमें क्या होगा कि जंग लग जाएगी, वो ब्राउन कलर उस पर पूरा एक लेयर आ जाती है, तो वहां पे कलर पूरा चेंज हो जा रहा है। या आप चेन पहनते हैं, मान लीजिए थोड़ा सा पैसे कम है तो आपने सिल्वर की चेन पहना, गोल्ड नहीं पहना है, ठीक है, तो सिल्वर की चेन अगर पहना है तो कुछ टाइम बाद उस सिल्वर की चेन पे देखेंगे ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है, और ब्लैक कलर की जो कोटिंग है वहां पे कलर उसका चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वो रस्टिंग में आता है, रस्टिंग ऑफ गोल्ड, सिल्वर में आ गया, रस्टिंग ऑफ गोल्ड आ गया, या कोई प्रेसिपिटेट लिया आपने, ठीक है, वो पूरा कलर चेंज कर दे रहा है। जैसे प्रेसिपिटेट हम ले रहे हैं, जैसे यहां पे हमने लिखा PbNO3 टू द होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट जो है PbNO3 टू द होल ट्वाइस, और इसका रिएक्शन करा रहे हैं Ki के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाता है PbKNO3 पोटेशियम नाइट्रेट में प्लस PbI2 में। तो जो PbI2 यहाँ पे होता है वो येलो कलर का होता है, तो यहाँ पे कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, येलो कलर का आ जाता है। तो ये चेंज इन कलर का भी है, प्रेसिपिटेशन में भी चेंज इन कलर, एक ही रिएक्शन बहुत सारी दे सकती। चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज हो जाए, जैसे कोई चीज सॉलिड फॉर्म में है तो गैस फॉर्म में हो जाए, या गैस फॉर्म में है तो कोई अदर फॉर्म लिक्विड फॉर्म में हो जाए, ठीक है, तो चेंज इन स्टेट होता है यहाँ पे। जैसे हमने क्या लिया था, यहाँ पे कोई क्लाइम लिया था CaO, ये सॉलिड फॉर्म में है, और अगर इसका H2O से रिएक्शन करा दिया हमने तो CaOH टू द होल ट्वाइस बन जाता है, CaOH टू द होल ट्वाइस। अब यहाँ पे ये किस फॉर्म में बन गया है, ये बन गया है लिक्विड फेज में, ये बन गया है लिक्विड फेज में। तो लिक्विड फेज में बना है तो ये इसका फेज चेंज हो गया, ठीक है, तो ये लिक्विड फेज में आ गया, तो यहाँ पे चेंज इन स्टेट बोल सकते हैं इस चीज को। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन मान लीजिए आपको करना है, अगर कोई चीज S लिखा है कहीं पे, रिएक्शन के आगे S लिखा है, तो ये रिप्रेजेंट करता है सॉलिड को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, सॉलिड को। अगर कहीं पे रिएक्शन के आगे L लिखा है तो ये रिप्रेजेंट करेगा लिक्विड को। अगर रिएक्शन के ऐसे किनारे लिखा होता है, ठीक है, तो वहां पे अगर G लिखा है तो ये रिप्रेजेंट करेगा किस पे, गैस को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आगे AQ लिखा है रिएक्शन में तो यहाँ पे इसका मतलब होता है एक्वस। एक्वस क्या नई चीज आ गई, एक्वस मतलब ये होता है कि उस चीज को आपने पानी में घोल दिया है। क्या करा है, उस चीज को आपने क्या करा है, पानी में घोल दिया है, ठीक है। अगर वाटर प्रेजेंट है उस चीज के साथ तो उसको एक्वस बोलते हैं, मतलब यहाँ पे वाटर जो है सॉल्वेंट का काम कर रहा है, सॉल्वेंट का काम कर रहा है यहाँ पे, तो ये एक्वस कंडीशन होगा। अगर एरो ऊपर की साइड बना है, एरो ऊपर की साइड बना होता है तो इसका मतलब ये गैस को रिप्रेजेंट करता है, गैस इवॉल्व हो रही है। अगर एरो जो है डाउनवर्ड साइड में है तो ये रिप्रेजेंट करता है प्रेसिपिटेट को। किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रेसिपिटेट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब प्रेसिपिटेशन हो रहा है रिएक्शन का, ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन का रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे। केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की हो सकती हैं, तो बहुत सारी टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। कुछ रिएक्शंस हमें इस क्लास 10th में पढ़ना है, उसको हम कवर करेंगे, लेकिन यही एंड नहीं है कि इतना ही होता है, रिएक्शंस और भी होती हैं, ठीक है, लेकिन अभी जो हमें क्लास 10th में पढ़ना है वो इतनी ही रिएक्शंस को पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ते देखिए रिएक्शंस क्या है, कॉम्बिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस हैं, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ये सब रिएक्शंस हम कवर करने वाले हैं इसी वीडियो में, ठीक है। एक एक रिएक्शन हम आगे चलते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब दो चीजें कंबाइन होती हैं उसी को कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अरे शादी का महीना चल रहा है ना इस टाइम पे, तो यहाँ पे क्या करते हैं, दूल्हा जाता है, दुल्हन से शादी करके चले आते, तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है।
तो कॉम्बिनेशन में क्या सिंपल रिप्रेजेंटेशन अगर लिखें तो A प्लस बी क्या बन जाएगा, ए बी का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां पे जो रिएक्टेंट है वो एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो प्रोडक्ट होगा वो सिंगल होगा। ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है यहां पे, सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। क्या होता है बच्चों, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट अगर आपने डिफाइन करा है तो क्या लिखेंगे, when two or more than two कंपाउंड्स बोलो या एलिमेंट्स बोलो, कंपाउंड्स combine to each other, combine to each other, they form a single product, they form a single प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अगर दो या दो से ज्यादा आपने क्या लिया, कंपाउंड्स लिया, ठीक है, और एक सिंगल प्रोडक्ट बन के आ रहा है, तो कॉम्बिनेशन में आपको एक चीज बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, प्रोडक्ट देखना है, राइट साइड में देखना है, और राइट साइड में क्या आ गया, सिंगल प्रोडक्ट बन गया, तो ये क्या हो जाएगा कॉम्बिनेशन। यहां पे देखो राइट साइड में क्या है, सिंगल है। जैसे एक एग्जांपल लेते हो, Mg प्लस O2 मैग्नीशियम रिबन होता है, ठीक है, तो MgO का फॉर्मेशन हो जाता है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है, व्हाइट कलर बन के आता है, मैग्नीशियम रिबन बोल देते हैं। मैग्नीशियम रिबन को रब क्यों किया जाता है, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट की वहां पे लेयर होती है, तो उसको रब करते हैं तो स्मूथली बर्न हो सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। तो यहाँ पे अभी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन 2 दिख रहा है, तो ऑक्सीजन 2 लिख दिया जाए, तो Mg भी 2 हो गया, तो इधर भी 2 लिख दिया जाए, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन का एक एग्जांपल है। जैसे दूसरा एग्जांपल CaO प्लस H2O, तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा CaOH2 द होल ट्वाइस में, CaOH2 द होल ट्वाइस में फॉर्मेशन हो जाएगा। ये भी क्या है बच्चों, ये भी कॉम्बिनेशन का है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी का उल्टा होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन, इसी का उल्टा होता है। तो डीकंपोजिशन में सिंगल रिएक्टेंट होगा, तो जैसे ए बी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ए प्लस बी में, सिंगल रिएक्टेंट का फॉर्मेशन होता है। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है, व्हाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन, या कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अपोजिट ऑफ डिकम्पोजिशन। तो वहां पे देखिए कॉम्बिनेशन में सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है और डिकम्पोजिशन में सिंगल रिएक्टेंट का, तो उसका उल्टा ही तो दिख रहा है। ठीक है, वही चीज एक एक एग्जांपल लिख के दिख देना है आपको। बस यहाँ पे तो ए बी जो है यहाँ पे वो सिंगल रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट, और मोर देन 2 और अदर भी हो सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन रिएक्टेंट सिंगल ही रहेगा। अब देखिए एग्जांपल जैसे लिख दें, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। अगर डेल्टा लिखा है एरो के ऊपर, उसका मतलब होता है वो हीट हो रहा है, तो CaO प्लस CO2 का फॉर्मेशन हो जाता है, CaO प्लस CO2 का। तो ये डीकंपोजिशन का है, और डीकंपोजिशन में ये होता है पहला थर्मल डीकंपोजिशन, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, तो थर्मल डीकंपोजिशन में जो डीकंपोजिशन होता है बाई हीटिंग की वजह से होता है, बाई हीटिंग। पहला था थर्मल डीकंपोजिशन, दूसरा होता है
थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहां पे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होगा डिकम्पोजिशन, जैसे H2O है उसको इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ब्रेकिंग कराएंगे बाय इलेक्ट्रिसिटी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये कन्वर्ट हो जाएगा H2 और O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2, तो इधर भी हाइड्रोजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे 1/2 कर लोगे तो भी ऑक्सीजन 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ पे भी डिकम्पोजिशन हो रहा है, लेकिन मेथड अलग है। पहला थर्मल था तो हीट से कर रहे थे, दूसरा इलेक्ट्रोलिसिस है तो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो रहा है, और तीसरा होता है फोटोलिसिस। फोटोलिसिस अच्छे से पढ़ना है आपको, जिससे क्वेश्चन आसानी से निकल जाए। देखिए पीडीएफ के फॉर्म में नहीं दे रहे हैं आपको, बहुत आसान होता, आपको एक काम करते पूरा पीडीएफ बना देते और पीडीएफ में ऐसे मैं समझा देता, तो बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए मैं टाइप कर रहा हूं, हर चीज को मैं खुद लिख रहा हूं, तो अच्छे से पढ़ो। फोटोलिसिस में क्या होगा, तो यहां पे AgBr है, अगर सनलाइट का प्रेजेंस हो जाए, सनलाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, सनलाइट को H न्यू से, तो ये बन जाएगा Ag प्लस Br2, Ag प्लस Br2। तो यहाँ पे 2Ag लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2AgBr, तो 2Ag प्लस Br2, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। आपको अनबैलेंस कंडीशन में रिएक्शंस को नहीं रखना है, आपको हमेशा बैलेंस बना के रखना है, ठीक है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास होना चाहिए, नहीं तो वो इनकम्प्लीट रिएक्शन मानी जाएगी अगर अनबैलेंस्ड इक्वेशन फॉर्म में लिख रहे हैं आप, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन भी हो गया। तीसरा पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो डिस्प्लेस कर देगा किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल होता है Zn प्लस H2SO4। चलो इसमें सिंबल रिप्रेजेंटेशन रखते हैं, तो ये Zn सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड है, वही बताया था। यहाँ पे बन जाता है ZnSO4, जिंक सल्फेट ZnSO4 के फॉर्मेशन में हो जाता है, ये सॉलिड है, और साथ में हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो रहा है। यहाँ पे जिंक जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, जिंक जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। क्या करता है बच्चों, जिंक जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको और नाम से भी बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और भी नाम हो सकता है रिप्लेसमेंट रिएक्शन, रिप्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी नाम बोल सकते हैं इसका, ठीक है। एक एक चीज आपको नोट करना है, और यहां पे मैं आपके साथ लिखते हुए चल रहा हूं, तो आपको भी साथ में लिखना है, पेन कॉपी होना चाहिए साथ में, ऐसे देखोगे तो भूल जाओगे। अगर खुद का नोट है वही आपके बोर्ड में काम आएगा, ठीक है। मैं कितना भी पढ़ा दूं, यहाँ पे आपने देखा 2 दिन बाद भूल जाओगे। अगर खुद का नोट है, अगर आपने एक बार रिवाइज करा और दिमाग में आएगा सर ने ऐसा बोला था, ठीक है, तो बहुत टाइम तक चलता है। तो आपको खुद का नोट बना के चलना है, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी बोला जाता है। यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है डिस्प्लेस कर देते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं आपको। डबल डिस्प्लेसमेंट में आयन एक्सचेंज होता है, आयन एक्सचेंज होता है यहां पे। जैसे
NaOH जो कि बेस होता है, ये रिएक्शन कर रहा है HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो फॉर्मेशन हो जाता है सॉल्ट का जो घरों में यूज करते हैं NaCl, और साथ में क्या बन जाता है H2O का फॉर्मेशन हो जाता है। NaOH प्लस HCl गिव्स आउट क्या बन जाएगा NaCl प्लस H2O। NaOH जो कि बेस है सोडियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मेशन कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है किससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन क्या जाएगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा और साथ में बाई प्रोडक्ट बनता है वाटर। तो वाटर बन रहा है, यहाँ पे आयन का एक्सचेंज हो जा रहा है। और इस देखो डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन है इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल होता है। तो इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसको क्या बोल देंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोल देंगे। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अभी उससे पहले मैं बताया था आपको एक एग्जांपल। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल क्या था, लेड नाइट्रेट PbNO3 टू द होल ट्वाइस। अगर ये रिएक्शन कर रहा है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, KI के साथ, तो यहां पे फॉर्मेशन हो जाता है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट का, और साथ में आता है लेड आयोडाइड PbI2, और जो PbI2 होता है प्रेसिपिटेट होता है और इसका कलर होता है येलो। देखो येलो कलर में लिख भी रहा हूं मैं, येलो कलर होता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, NO3 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे NO3 कितना है, यहाँ पे NO3 2 है, तो यहाँ पे भी NO3 2 कर दिया जाए। अब पोटेशियम इधर 2 हो गया तो इधर भी पोटेशियम 2 लिख दिया जाए, तो I भी 2 हो गया तो I2 2 है। लेड 1 इधर भी है और लेड 1 इधर भी है, रिएक्शन क्या हो गया, रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस हो गया और रिएक्शन जो है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, इसीलिए हमने क्या करा, एरो जो है वो डाउनवर्ड में लगाया है। एरो अगर ऊपर होता तो क्या सोचते, क्या सोचते बताओ, एरो अगर ऊपर होता तो बोलते हम ये गैस है, लेकिन अभी ये क्या है, ये डाउनवर्ड में है, इसलिए इसको क्या बोला मैंने, प्रेसिपिटेट बोला। तो इसका क्या बन जाता है PPT, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। आई होप कुछ तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होती हैं। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन takes place simultaneously, takes place simultaneously is called redox reaction। इंपॉर्टेंट टर्म है, एक साथ चल रहा है, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। तो बात आती है ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन अगर क्या होता है ये पूछ लिया जाए तो दो चीजें आपको सबसे ज्यादा याद रखनी है। वो कौन सी दो चीजें हैं, गेन ऑफ ऑक्सीजन, क्या याद रखना है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन के पहले ओ दिख रहा है ना, ऑक्सीडेशन के पहले क्या दिख रहा है ओ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो और दूसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिडक्शन में क्या बोलेंगे, ये भी तो बात आती है, रिडक्शन में क्या बोलेंगे सर, रिडक्शन में क्या बोलेंगे सर, गेन था उल्टा सोचो, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन
और सेकेंड टर्म क्या होगा? सेकेंड टर्म होगा गेन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा। Zn प्लस ZnO प्लस C गिव्स आउट Zn प्लस CO, Zn प्लस CO, यहां पे ये बन गया। अब देखो इस एग्जाम्पल में देखते हैं तो कार्बन ने ऑक्सीजन गेन कर लिया है, कार्बन ने ऑक्सीजन गेन कर लिया, तो यहां पे कार्बन का क्या हो जा रहा है? ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। कार्बन का क्या हो जा रहा है बच्चों? ऑक्सीडेशन। और ZnO ने क्या करा? जिंक बन गया ZnO से, तो ऑक्सीजन रिमूव हो गया। ऑक्सीजन क्या हो गया? निकल गया ना ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन निकल गया तो इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का क्या हो जा रहा है? रिडक्शन हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर आप पूछ ले कि जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है? जिंक ऑक्साइड यहाँ पे रिड्यूस हो गया, रिड्यूस हो गया। और कार्बन क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड हो गया। कार्बन है यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि कार्बन को ऑक्सीजन मिल गया है, कार्बन को ऑक्सीजन मिल गया है, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो गया। और यहाँ पे जो जिंक ऑक्साइड है वहां से जिंक ऑक्सीजन निकल गया, तो क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। एक चीज और ध्यान रखना है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। उसको क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है। तो क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। एक मिनट, उसको बोला जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन होता है उसको क्या बोला जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप समझ में आ रहा होगा। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिसका रिडक्शन वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन वो है रिड्यूसिंग एजेंट। अरे क्या समझे? ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या था? ऑक्सीडेशन में एडिशन कर रहे थे ऑक्सीजन का, रिमूवल कर रहे थे हाइड्रोजन का। रिडक्शन क्या था? उल्टा ऑक्सीडेशन का। यहाँ पे ऑक्सीजन भैया निकाल दे रहे थे और हाइड्रोजन को ले ले रहे थे, यही तो मतलब था। उसी हिसाब से क्वेश्चन चलते हैं अपने लोग, ठीक है। या तो हाइड्रोजन का रिमूवल देखेंगे या ऑक्सीजन का एडिशन देखेंगे। ऑक्सीजन एडिशन हो गया तो ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया तो रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन है तब भी, हाँ ऑक्सीडेशन है, ठीक है। या तो रिडक्शन देख लो, रिडक्शन में क्या होगा? ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, ठीक है। दोनों में कैसे भी सोचो। अब देखिए ये नई बला क्या आ गई? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो खुद क्या हो जाए? जो खुद रिड्यूस हो जाए, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे का फायदा दिला रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? जो खुद क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए, दूसरे को क्या कर दे? ऑक्सीडाइज कर दे। और रिड्यूसिंग एजेंट जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, दूसरे को रिड्यूस कर दे। उल्टा सोचना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा। रिड्यूसिंग एजेंट है तो खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा। तो इसीलिए जिसका ऑक्सीडेशन है हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इतना सा समझना है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, क्वेश्चन यहां से बनता है, ठीक है। क्वेश्चन तो बनता है, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। आई होप समझ में आया होगा। अरे आया क्या? अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लास में आओ मुझसे पूछ लो, ठीक है। ये आपके लिए है, आपको और ज्यादा अच्छे से वहां पे समझाया जाएगा। जो भी कंफ्यूजन है आप हमसे आके पूछ सकते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? हीट हम एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्प्शन हो रहा है हीट का। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, या गेन कर रहे हैं हीट का, ठीक है। जितने डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, ये जैसे CaCO3 है, ये एग्जाम्पल बोल सकते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन का है। तो CaO प्लस CO2 बनता है यहाँ पे, तो ये क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है।
जैसे दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे AgBr है, तो AgBr ब्रेक हो जाता है किसमें, Ag प्लस Br2 में। ये रिएक्शन बैलेंस है क्या, बैलेंस नहीं है, Br2 है तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा और इधर भी 2, बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा जाए, यहाँ पे लिखा जाएगा सनलाइट, याद रखना सनलाइट, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है, मतलब अगर सोचो एक साथ दोनों चीज चलती है, अगर गर्मी का मौसम चल रहा है, आपको गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है तो हमने हीट एब्जॉर्ब किया, हीट अगर हमने एब्जॉर्ब किया तो हम हो गए एंडोथर्मिक में, और सिस्टम ने हीट हमको दिया है, मतलब सन ने दिया है, तो सन क्या हो गया वहां पे, सन क्या हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया, क्योंकि उसने हीट दिया, ठीक है। जिसने एब्जॉर्ब किया है, हमने एब्जॉर्ब किया, हमें गर्मी लग रही है, तो हम क्या है, इस टाइम पे हम है एंडोथर्मिक रिएक्शन में, और जिसने हीट दिया है वो क्या है, एक्सोथर्मिक है। तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है, इवोल्यूशन ऑफ हीट, हीट यहां पे निकलेगी, ठीक है, रिलीज होती है हीट। जैसे रिएक्शन लिख दो, CH4 अगर कोई चीज जला रहे हैं, बर्न कर रहे हैं O2 के साथ, तो फॉर्मेशन हो जाएगा CO2 और साथ में क्या बन जाएगा, H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। CO2 प्लस क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और साथ में हीट भी इवॉल्व होती है, ठीक है। तो एक टर्म होता है यहाँ पे डेल्टा एच, डेल्टा एच अगर लेस देन 0 है, इसका मतलब होता है निगेटिव, आगे पढ़ेंगे आप लोग, इसको बोलते हैं चेंज इन इंथैल्पी। अगर निगेटिव है तो एक्सोथर्मिक है, और दूसरा अगर डेल्टा एच जो है ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब होता है पॉजिटिव, तो क्या है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। अब देखियो यहां पे अगर एरो बनाया जाए ना, ऐसे ग्राफ प्लॉट किया जाए, ये रिएक्टेंट मान लेते हैं और यहां पे आ जाता है प्रोडक्ट, तो डेल्टा एच जो होता है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है HP माइनस HR, HP माइनस HR, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट छोटा हो गया, अगर प्रोडक्ट छोटा हो गया तो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ओवरऑल वैल्यू निगेटिव आई, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्सोथर्मिक हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमने ग्राफ प्लॉट पे किया इस तरह से, ऐसा आया, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो डेल्टा एच जो होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, HP माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, HR हो जाएगा, HP माइनस HR। और अगर HP माइनस HR है तो यहाँ पे HP बड़ा है और HR छोटा है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या दे देगा हमें, ओवरऑल वैल्यू हमें दे देगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव दे देगा तो ये क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा, ठीक है। तो एक एंडोथर्मिक होगा, दूसरा क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक में निगेटिव बोला था, तो यहाँ पे प्लॉट करते तो कैसा बनता, यहाँ पे प्लॉट करते तो इस तरह आता, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट अभी बनाया था इससे पहले, ठीक है। तो डेल्टा एच यहाँ पे हो जाएगा HP माइनस HR, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी निगेटिव। अब सोचोगे नीचे है ना, तो यहाँ से देखो छोटा है और रिएक्टेंट क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो एक्सोथर्मिक में जो HP होता है वो लेस देन होता है HR के, रिएक्टेंट बड़ा है और प्रोडक्ट छोटा है। लेकिन एंडोथर्मिक है तो यहाँ पे प्रोडक्ट बड़ा होता है और रिएक्टेंट छोटा होता है, ठीक है। ये सब चीजें आप आगे पढ़ते रहेंगे, लेकिन समझना जरूरी है, चीजों को अच्छे से समझना जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं, कोरोजन, नया टॉपिक है। कोरोजन, कोरोड हो गया कोई चीज, स्लोली ईटिंग ऑफ मेटल्स, क्या समझे, अगर कोई चीज धीरे धीरे खत्म हो रही है, वैसे भी जो चीज यहाँ पे आ गया, जो चीज मृत लोक में है वो कहीं न कभी नष्ट होगी। आज हम हैं, आप हैं, कुछ टाइम बाद बुढ़े होंगे, कुछ दिन बाद वो नाम नहीं लेंगे, ठीक है, अभी लेना उचित नहीं है। तो क्या होगा, जो चीज धीरे धीरे खत्म हो रही है तो स्लोली ईटिंग ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन जैसे बोल सकते हैं। इसका एग्जांपल जैसे आप ले सकते हैं, बाहर आपने एक कोई मेटल जैसे आयरन रख दिया,
क्या होगा, कुछ टाइम बाद वहां पे देखेंगे आप, एक दिन में ऐसा नहीं होता है, 2 दिन में भी नहीं होता है, 1 हफ्ते लग सकते हैं, वैसे 1 हफ्ते नहीं, लगभग महीने लगते हैं, ठीक है। हफ्ते में थोड़ा बहुत आप दिख सकता है, 1 हफ्ते में। तो वहां पे क्या होता है कि थोड़ा सा जो आयरन की सरफेस है उस पर ब्राउन कलर की कोटिंग आने लगती है। जो वो ब्राउन कलर की कोटिंग है उसको रस्ट बोला जाता है, ठीक है। वो रस्ट जो होता है वो सरफेस से ही निकल के आता है, और इसकी किसकी वजह से होता है, जो कोरिजन होता है वो ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से कोरिजन होगा। तो यहां पे जो आयरन है ऑक्सीजन के साथ H2O जब हाइड्रेटेड फॉर्म में रिएक्ट करता है तो Fe2O3.X बनाता है, जो कि रस्ट होता है, आपका ब्राउन कलर की कोटिंग होती है। क्या हो जाता है, ब्राउन कलर की कोटिंग होती है यहाँ पे, ठीक है, ब्राउन कलर बनता है। क्या बनता है, ब्राउन कलर की जो रस्ट बनता है आपका, वो ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, एयर की प्रेजेंस होनी चाहिए रस्टिंग के लिए। दूसरा क्या है, दूसरा है कॉपर H2O के साथ CO2 के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीडेशन करता है, तो यहां पे बन जाता है CuCO3.CuOH टू द होल ट्वाइस। ये जो रस्ट बनता है कॉपर के साथ वो ग्रीन कलर का होता है, और सिल्वर H2S के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके ब्लैक कलर बनाता है। कौन सा कलर बनाता है, ब्लैक कलर बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक कलर होता है, Cu कॉपर का ग्रीन कलर होता है, तांबा देखे होंगे ना, तो उस पे जो जंग लगता है वो ग्रीन कलर का होता है, लोहे में जंग जो लगता है वो ब्राउन कलर का होता है, और जो सिल्वर में देखेंगे वो ब्लैक कलर का होता है। ये आप कॉमन लाइफ में देखते होंगे, ठीक है, रस्टिंग जो होता है। और ये कोरोड जो चीज हो रहा है, तो कोरोड क्या होता है, स्लोली स्लोली ईटिंग ऑफ मेटल्स, धीरे धीरे जो मेटल्स होते हैं वो कम हो जाती हैं, खत्म होने लगती हैं, उसी को कोरोजन बोला जाता है। आ रहा है समझ में। और आपका जो लास्ट टॉपिक है वो है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब कोई चीज क्या हो जा रही है, रेंसिड हो जा रही, मतलब सड़ जा रही है। कोई चीज रेंसिड हो गई, सड़ गई है। जैसे आपने आज खाना बनाया, बहुत ही डिलीशियस खाना था, बहुत मजा आ रहा था खाने में, अब क्या कर रहे हैं आप, आज मन नहीं भरा था, रख दिया उसको, कल खाना था लेकिन भूल गए, 10 दिन बाद खाओगे तो क्या खा लोगे, वो रेंसिड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा, स्मेल करने लगेगा, ठीक है। तो जो स्मेल आ जाए, सड़ जा रही है चीज, उसी को बोलते हैं रेंसिड हो गई है। और रेंसिडिटी जो होती है, वो रेंसिड अगर हो गई है, वो चीज सड़ गई है, और किसकी वजह से होता है ये चीज, ये भी ऑक्सीडेशन की वजह से ही होता है। इस क्लास में हम सिर्फ थ्योरी कवर कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें क्वेश्चंस पूरा लेंगे आपका, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे, आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो रेंसिडिटी किसकी वजह से होती है, ऑक्सीडेशन की वजह से होती है। कोई चीज कोरोड हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा है, कोई चीज रेंसिड हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना चाहिए। वो ऑक्सीजन चाहे वाटर के साथ प्रेजेंस हो, चाहे जैसे भी हो, ऑक्सीजन एडिशन हो जाएगा तो रेंसिड हो जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, जैसे वेफर्स है, वेफर्स में क्या करते हो आप देखते हो ना, तो उसमें पूरा एक, जब उसमें चिप्स रहते हैं 10-20 रहते हैं, लेकिन पूरा वो जो पैकेट होता है फूला होता है, जैसे ओपन करते हो तो बहुत कम मिलता है, गुस्सा आता है ना मन, अरे ये क्या यार, इतना ज्यादा पैसा लगा और इसमें 10 चिप्स है, ऐसा आता है दिमाग में, ठीक है। उसमें गैस भरी होती है, और जो गैस होती है नाइट्रोजन गैस होती है, और रेंसिडिटी से रोकती है। अगर वहीं पे अगर आपको एक पिन कर दिया जाए, पिन लेके चुभा दो, नाइट्रोजन निकल जाएगी, उसमें ऑक्सीजन की एंट्री हो गई, वो 2-3 दिन बाद उसमें फफूंदी लग जाएगी, वो चीज सड़ जाएगी, फफूंदी लग गई, खराब हो गई वो चीज, ठीक है। तो रेंसिडिटी से बचाने के लिए कुरकुरापन, जिससे आप खाएं तो एकदम पूरा बढ़िया लगे, आपको क्रिस्पी लगे, तो उसके लिए क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक है। तो रेंसिडिटी से बचने के लिए ये सब होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का प्रेजेंस हटाने के लिए होता है, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं। अब इनसे बचाने के लिए क्या करते हैं, आप वैक्यूम में कोई चीज रख दो, उसको फ्रीज में रख दो, रेंसिडिटी से बचाना है तो क्या कर सकते हैं, फ्रीज में रख देंगे तब भी काफी टाइम तक चलता है, अच्छा। पैक करते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, रेंसिडिटी से बच जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता था, सर इसमें बताइए कोरोजन में कैसे बचें, तो उसमें ऑयल लगा दो उस चीज पे, ग्रीस लगा दो उस चीज पे, पेंट कर दो उस चीज को,
या गैल्वेनाइजेशन कर दो। गैल्वेनाइजेशन एक टर्म होता है, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन मतलब कोटिंग हो जा रही है, कोटिंग कर दे रहे हैं जिंक का जेडेन का कोटिंग कर दे रहे हैं दूसरे मेटल के ऊपर। इस प्रोसेस को बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। ये कोरोजन से बचने के लिए होता है, ठीक है। ऐसे ही रेंसिडिटी से बचने के लिए क्या करते हैं, काफी उस चीज को फ्रीज में रख देते हैं, तब भी रेंसिड से बचेगा, टाइम तक बचेगा। ऑक्सीजन से प्रेजेंस में जैसे पेपर्स होता है उसमें नाइट्रोजन डाल देते हैं तो वो चीज कुरकुरा बना रहता है और साथ में रेंसिडिटी भी नहीं होती है। देखो कभी कभी एक और एग्जांपल लेते हैं अपने लोग, आपने खाना पैक कराया होटल में तो क्या करते हैं, सिल्वर की फॉइल से लपेट देते हैं उस चीज को, ठीक है। तो एक तो है कि वो चीज जो है वो काफी टाइम तक गर्म रहता है, एक तो वो आप बात कर सकते हैं उस चीज पे, और दूसरा क्या है कि वो चीज टाइम तक चलेगा, जल्दी खराब नहीं होगा खाना, ठीक है, खाना खराब नहीं होगा। इसलिए रेंसिडिटी से बचाने के लिए भी सिल्वर फॉइल का यूज करते हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल है रेंसिडिटी का, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अच्छे से पढ़ते रहिए, आगे और वीडियो आपके पास आएंगे। आई होप एक आपको ओवरव्यू इस चैप्टर का मिल गया होगा। जो भी आपको इस चैप्टर में नहीं समझ में आया है वो हमें कमेंट कर दें व्हाट्सएप पे, हमारा नंबर तो आपके पास है ही, व्हाट्सएप पे आप रिप्लाई दे सकते हैं, हम रिप्लाई आपको देंगे। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर इस टॉपिक पे हमें थोड़ा कंफ्यूजन है, आपको फिर से इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, तो हम उस पे वीडियो बना देंगे और आपकी कोई भी कंफ्यूजन है उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। एक चीज लिख रहा हूं, थैंक यू, मेहनत करते रहो।